इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे जेई मेंस के साथ साथ जेई एडवांस बोर्ड एग्जाम को भी अगर अच्छा क्वेश्चंस बनाना हो तो ये टॉपिक जरूर सेलेक्ट करेगा। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है। पहले इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एंड उसके साथ साथ कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल को हम लोग समझेंगे। तो देखा जाए तो कोई थ्योरम है नहीं इस चैप्टर में, कोई बहुत डिफिकल्ट टाइप का थ्योरम है नहीं। जो है सो बस मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी एक प्रकार का मैनिपुलेशन ही है, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, 5x⁴ इंटू e⁵ तो बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर आप ये बता दो कि किस फंक्शन को t एज्यूम करना है। अगर हमें ये पता चल गया कि किस फंक्शन को t एज्यूम करना है तो बहुत आसानी से सर इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन जैसा t एज्यूम करना नहीं। t एज्यूम करने के लिए हमेशा मैं बच्चों को कहता हूँ कि दो बातों का ध्यान देना चाहिए। t अगर आप एज्यूम करते हो तो जिसे भी आप t एज्यूम कर रहे हो उसका डेरिवेटिव है ना, आपको क्वेश्चंस में किसी भी रूप में बेसिक लेवल पे दिखाई देना चाहिए कि हाँ उसका डेरिवेटिव हमें दिखाई दे रहा है, तो यही इसका मतलब t है। और दूसरी बात की प्रॉब्लम इजी हो जाए कि अगर हम किसी भी क्वेश्चंस में t एज्यूम ही क्यों कर रहे हैं, t एज्यूम करने से उस प्रॉब्लम को हम बेसिकली इंटीग्रेट कर पाए। तो जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर हम x⁵ को t एज्यूम करते हैं, राइट, तो उसका डेरिवेटिव 5x⁴ यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये एक सबसे बड़ा हिंट है कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करना क्या चाहिए। तो बस कुछ पलों के लिए अगर मैं x⁵ को t एज्यूम कर लूं तो एक कसम खा लेना, वो है इनडेफिनेट इंटीग्रल में और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब कभी भी आप t एज्यूम करो बच्चे, उसी वक्त उसे आप डिफरेंशिएट करके रख लो। तो जैसे कि हमने इसे डिफरेंशिएट करके रख लिया तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार से 5x⁴ आ गया, ठीक है। अब वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है अभी अभी 5x⁴ इंटू e⁴ हमने t ले लिया इंटू dx। लेकिन अब आपको पता है कि इस पूरे प्रॉब्लम का वेरिएबल अगर t होगा तभी हम इंटीग्रेट कर पाए। तो यहां से जहां पे आपने इसे डिफरेंशिएट किया है, अगर आप वहां पे बहुत ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इस dx को RHS में ले जाने के बाद ये बन चुका है 5x⁴ इंटू dx। यानी कि हम इस 5x⁴ इंटू dx की जगह पे डायरेक्टली dt लिख सकते हैं और ये हो गया हमारा e⁻t इंटू dt। अब हर बच्चे को पता है कि e⁻t का इंटीग्रल e⁻t प्लस c होता है। और यहीं पे फाइनल आंसर नहीं बोलेंगे, बस इतना याद रखेंगे कि t हमने अपने मन से एज्यूम किया था, तो वापस से इस t के जगह पे x⁵ पुट कर लेना चाहिए एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो दिस इज द बेसिक की कॉन्सेप्ट और कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमेशा दो बातों का ध्यान रखना है कि जिसे भी t मान रहे हैं उसका डेरिवेटिव दिखना चाहिए, और डेरिवेटिव के साथ साथ बेसिक लेवल पे ये हमेशा दिखे, ये कोई जरूरी नहीं। अगर मैं धीरे धीरे प्रॉब्लम के लेवल को डिफिकल्ट करता चलूं तो आपको उसका डेरिवेटिव दिखना भी बंद हो जाएगा। लेकिन एक रफ आइडिया लेकर के चल लेते हैं कि ठीक है सर, अगर मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो किसी न किसी को टी मानते हैं। तो टी मानने के लिए एक दो आइडिया मिल गया, और दूसरा कि प्रॉब्लम इजिली इंटीग्रेट हो जाए। हम टी एज्यूम ही क्यों कर रहे हैं, ताकि प्रॉब्लम इंटीग्रेट हो जाए। अब इसी मैनिपुलेशन को, इसी बेसिक मैनिपुलेशन को किसी दूसरे क्वेश्चन में भी लगा के देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते देखते हर बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पे अगर हम t माने किसे sin x को तो उसका डेरिवेटिव ऊपर cos x दिख जाएगा। लेकिन एक और सबसे अच्छा उपाय अगर ये किया जाए कि इस पूरे डिनोमिनेटर को ही t मान लिया जाए, तब भी इसका डेरिवेटिव वही रहेगा। तो ये भी बात सही है। या कोई बच्चा सिर्फ सजेस्ट करे कि सिर्फ और सिर्फ sin x को t मानो, तब भी नो प्रॉब्लम, तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब अगर हमने t माना है तो लगे हाथ डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0 और sin x का हो गया cos x। यहां से मैं dt इज इक्वल लिख सकता हूं cos x इंटू dx। तब आप ऊपर के प्रॉब्लम में देखोगे तो जहां भी cos x इंटू dx आपको दिखाई दिया है, यहां पे बहुत आसानी से आप लिख सकते हो क्या चीज, dt। और डिनोमिनेटर में हमने पूरे को एज्यूम कर लिया था t, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ln मॉडुलस ऑफ t प्लस c। जैसा कि हमने बताया था कि 1/x का इंटीग्रल ln x प्लस c होता है, तो 1/t का इंटीग्रल ln t प्लस c होगा। और t तो फिर से हमने अपने मन से माना था,
तो वापस से टी के जगह पे हमने रख दिया 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान इंटीग्रल के क्वेश्चन है, जिसे देखते ही हर बच्चे इस तरह से क्वेश्चन बनाने लग जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और किसी क्वेश्चन में इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, तो अगर मैं बात करूं कि इस क्वेश्चन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग देखा, कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग को नोट किया जाए, है ना। इंपॉर्टेंट लर्निंग ये था कि अगर सर किसी भी इंटीग्रल में, है ना, नीचे कोई फंक्शन दे रखा हो और ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे दिया हो, ठीक है, तो हमेशा नीचे वाले को टी मानने से ऊपर डी टी क्रिएट हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली ln fx प्लस सी लिख सकते हैं। यस और नो? अगर इस इंपॉर्टेंट लर्निंग को हम लोग ध्यान में रखते हैं तो बहुत क्वेश्चंस को देखते ही देखते मन की आंखों से सॉल्व कर लेंगे और उसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हर बार ये होगा। और ये जो प्रोसेस है, ये टी एज्यूम करके दिखाना, डी टी अपॉन डी एक्स निकालना और फिर डी टी और डी एक्स में एक रिलेशन दिखाना और वापस से पुट करना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल मेथड है। लेकिन जेई प्रोफाइल में अगर हम लोग चलेंगे तो इसे हम लोग डायरेक्टली एज अ रिजल्ट याद रखेंगे कि अगर ऊपर में किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव दिख गया, नीचे वो फंक्शन दिख गया, तो डायरेक्टली ln fx प्लस सी लिख लेना चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करते हैं कि आइए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि साफ साफ देख सकते हो कि सर नीचे जो भी फंक्शन है, ये नीचे जो भी fx फंक्शन है, ऊपर उसी का डेरिवेटिव दे रखा है। यानी कि आप कहना चाहते हो कि सर 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को देखते ही हम इसका आंसर लिख दें ln डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है वो। यस और नो? बट ये जेई के लिए 10 सेकंड होगा और बोर्ड के लिए होगा तो उसे टी एज्यूम करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर देखेंगे कि 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स जो है वो डी टी के इक्वल है और नीचे में बन चुका है टी, यानी डी टी अपॉन टी का इंटीग्रल बहुत आसानी से हम लोग ln टी प्लस सी लिख पाएंगे और वापस से टी के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 रख पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आसान है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो तो सर यहाँ फिर से आज एक फंक्शन नीचे में दे रखा है और ऊपर में इसी फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है, तो डायरेक्टली हम इसका आंसर लिख सकते हैं ln डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर है हमारे पास 5 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर यहाँ पे जो फंक्शन है वो रूट के अंदर में, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अब यहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को प्रॉपर लिख करके देखते हैं कि अब क्या देखने को मिल रहा है। लेकिन ये आइडिया तो आ गया कि मोस्टली टाइम डिनोमिनेटर वाले को टी एज्यूम करने की कोशिश करते हैं ताकि उसका डेरिवेटिव और डीएक्स ऊपर दिखाई दे। तो अगर मैं कुछ पलों के लिए साइन एक्स को टी मान लूं तो साइन एक्स को टी मानते ही लगे हाथ में डिफरेंशिएट कर लूंगा और डी टी अपॉन डी एक्स हमारे पास कॉस एक्स आ जाएगा। इरेजर टूल का यूज करते हुए इस डी एक्स को मैं आर एच एस में ले आऊंगा, यानी कि अब मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि ऊपर में ये जो cos x है और dx है, इस cos x dx के जगह पे मुझे dt लिख लेना चाहिए और नीचे में रूट के अंदर t लिख लेना चाहिए। अब भूले तो नहीं, रूट अंडर t का इंटीग्रल कितना आसान है, बस सिंपल t टू द पावर -1/2 दिखाई दे रहा है, तो t टू द पावर -1/2 दिखाई दे रहा है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा t टू द पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1 + c, और t को बदलना भी है। तो पहले अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 + c, और फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा 2 रूट टी प्लस सी, और वापस से t के जगह पे जो हमने माना था वो था हमारा साइन एक्स। तो इस प्रकार से ये बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में लिखने का मेथड है, ठीक है। लेकिन जेई प्रोफाइल में बस दिख गया तो इंटीग्रेट डायरेक्ट लिख पाएंगे, नहीं दिखा रफ वर्क करके लिखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं और कितने अलग अलग टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंटीग्रल का बहुत बेसिक टॉपिक है। जब बच्चे इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो कोई डिफिकल्ट रूल उनको नहीं आता है, जैसे कि उनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आइडिया नहीं होता है, उनको पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया नहीं होता है, उनको सब्स्टिट्यूशन का आइडिया नहीं होता है हायर लेवल का, और ये बहुत बेसिक लेवल पे अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं। अब इसी टॉपिक पे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम भी कुछ अच्छे सवाल पूछते हैं और उसके साथ साथ जेई में तो कमाल ही हो जाता है। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। और अगर मैं एकदम बेसिक सा सवाल आपके सामने रखूं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो हर बच्चा इसे इंटीग्रेट करने के लिए बोलेगा कि सर टी एज्यूम किया जाए। क्या आप मुझे सजेस्ट करना चाहोगे किसे टी एज्यूम किया जाए?
क्योंकि अगर आज आप साइन एक्स को टी मानते हो तो उसका डेरिवेटिव दिखेगा, कॉस एक्स को भी टी मानते हो तो उसका भी डेरिवेटिव दिखेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, सिर्फ डेरिवेटिव देख करके टी मानने का फैसला नहीं करेंगे। हमारा प्रॉब्लम इजी भी और हम उसे इजी इंटीग्रेट भी कर पाए, उस फंक्शन को मुझे टी एज्यूम करना चाहिए। तो अगर आप यहां पे कुछ पलों के लिए cos x को टी एज्यूम करोगे, ठीक है, तो डिनोमिनेटर मोस्टली टी एज्यूम करना जाता है, तो dt अपॉन dx जो है वो हमारे पास साइन x आ जाएगा। यानी कि बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल डी टी। यानी कि अब इस क्वेश्चन पे अगर चला जाएगा सर, तो ये दिख रहा है यहाँ पे dt और नीचे में क्या, नीचे में t, और इसका इंटीग्रल हो जाता है ln t प्लस सी। और वापस से इस t के जगह पे, या सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे मुझे माइनस साइन एक्स लाना चाहिए था, क्योंकि इसका इंटीग्रल माइनस होता है, तो इसीलिए माइनस डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस ln t के जगह पे cos x प्लस सी। और अगर आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि हमने एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख दिया और इंपॉर्टेंट रिजल्ट का हमने प्रूफ किया, और वो पता चला कौन सा रिजल्ट है, वो रिजल्ट है tan x का इंटीग्रल जो होता है वो माइनस ln cos x प्लस सी हो गया। अब अगर इसी माइनस को मैं बाहर लाऊं तो लॉग के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैं लिख पाऊंगा ln sec x प्लस सी, और ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली ये सवाल पूछे जाते हैं, है ना। सिर्फ यही नहीं, ऐसे 4 सवाल हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मैं लिख देता हूं इसका प्रूफ। tan x का इंटीग्रल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा cot x का इंटीग्रल पूछा जाता है एज अ प्रूफ। तीसरा sec x का इंटीग्रल पूछा जाता है, एंड फोर्थ cosec x का इंटीग्रल पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कमाल का सवाल है, जिसमें कि हमने पहला सवाल आपको बता दिया। तो दूसरा अब चलते हैं cot x, और हम जेई के लिए क्या, बोर्ड के लिए भी, सभी के लिए, हर बच्चे के लिए इन सभी फंक्शन का इंटीग्रल याद रखना बेसिक फॉर्मूला में काउंट होता है, और इसे बिना याद रखे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आज सही वक्त आ गया कि इन चारों फंक्शन का हम लोग इंटीग्रल जान पाए या फाइंड आउट कर पाए कि वो किसकी इक्वल। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो दूसरा है हमारा रिजल्ट इंपॉर्टेंट, जिसे प्रूव के लिए दिया जाएगा या सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, cos x अपॉन साइन x, जो कि हमारा cot x के इंटीग्रल के इक्वल है। यस और नो। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए ट्राई करो आप कि कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि सर डिनोमिनेटर को t एज्यूम करना चाहिए। जैसे हमने डिनोमिनेटर को t एज्यूम किया, लगे हाथ डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन cos x हो गया, यहां से dt इज इक्वल cos x इंटू डी एक्स हो गया। तो cos x इंटू डी एक्स के जगह पे क्वेश्चन में हल्का सा बदलाव करते हुए हम लोग dt लिख देंगे और नीचे में t लिख देंगे। फिर से इसका आंसर हो जाएगा ln t प्लस सी। ये बात समझ में आ रहा है कि हमने यहां से यहां तक लिखा कैसे। यही है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि किसको एज्यूम क्या किया जाए जिससे कि ये प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाए। अब t के जगह पे वापस से हमने रख दिया है क्या चीज, साइन x प्लस सी। तो ये हमारा फिर से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया, जिसे बच्चे को मैं हमेशा कहता हूं कि ln sin x प्लस सी आपको याद रखना चाहिए, या अगर कभी जरूरी हो तो इसे आप माइनस बाहर लेकर के और इसे कोसेक x प्लस सी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन x और कोसेक जो है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यस और नो? ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बहुत आसानी से हमारा दूसरा रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट भी जरूरी है, प्रूफ भी जरूरी है। और ये सब आ कैसे पा रहा है? ये सब आ रहा है हमारे बेसिक फॉर्मूला के वजह से, ठीक है, और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। मैं तीसरे फॉर्मूला पे चलता हूँ। थर्ड फॉर्मूला हमारे लिए बहुत काम का है, सेक एक्स डी एक्स। तो ऐसे करके क्वेश्चन में देगा प्रूव दैट कि सेक एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है ln सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसे सॉल्व करने में एक काम है जो हर बच्चे स्टार्टिंग में नहीं सीख पाते, लेकिन ये इतना बेसिक बन जाता है कि इसके बाद सभी चीजें बहुत ही डिफिकल्ट होते चले जाते हैं और ये बहुत आसान बन जाता है। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि अगर हमें प्रूफ करने को दे या प्रूफ करने को नहीं दे,
तो हमें ये याद रखना चाहिए, ये जो sec x है ना, इस sec x का इंटीग्रल में आप देखो तो ln sec x प्लस tan x आता है। तो ln sec x प्लस tan x आता है, इसका मतलब पक्का सर इसके डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x रहा होगा। आर एम आई गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बच्चे? तो इसका मतलब सर हमने अपने मन से लगा दिया, तो अपने मन से लगाया तो हमें मल्टीप्लाई भी कर लेना चाहिए। और ये छोटी बातें हैं, इस बातों को आपको याद रखना है। अगर प्रूफ दैट में दे तब तो इसको देख के याद रख लेना, लेकिन अगर प्रूफ दैट में नहीं दे तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अच्छा sec x को इंटीग्रेट करने के लिए sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना अनिवार्य है। ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होते हुए दिखाई देगा। तो ऊपर में देखिए बन चुका है sec स्क्वायर x के साथ साथ प्लस sec x इंटू tan x, एंड नीचे बन चुका है हमारे पास sec x प्लस tan x। बोलिए हाँ या ना, sec x प्लस tan x। अब सोचो कि अगर सर नीचे वाले को t एज्यूम किया जाए, अगर हम इसे t एज्यूम करते हैं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर साफ साफ दिखाई दे गया। क्या आपको दिखाई दिया? क्योंकि dt अपॉन dx sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। देखिए पूरा का पूरा न्यूमरेटर ही बन चुका है। क्या आपको दिखाई दिया ये? तो इसीलिए यहां से मैं लिख सकता हूं कि sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू dx जो है वो सिंपली dt के इक्वल है। अब वापस से अगर प्रॉब्लम पे चला जाए तो हमारा प्रॉब्लम ये बन चुका है, ऊपर में dt और नीचे में t। इसका आंसर देखते ही आप ln t प्लस c बोलोगे, और वापस से t की जगह पे sec x प्लस tan x प्लस c हम लोग याद रखेंगे। अगर इसी का मैं बात करूं कि अगर इसे नेगेटिव फॉर्म में लिखना हो तो आपको पता है sec x माइनस tan x जो है वो sec x प्लस tan x के रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारा ये फॉर्मूला है, ये इसका जो प्रूफ है ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन रिजल्ट है हर एग्जाम के लिए कि भाई ये तो सबसे बेसिक फॉर्मूला बन गया, क्योंकि हर फंक्शन का हमें, हर बेसिक फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन जैसे मालूम था, वैसे हर बेसिक फंक्शन का कम से कम इंटीग्रेशन भी मालूम होना चाहिए। तो प्रूफ इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, राइट? प्रूफ जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कमाल का इंपॉर्टेंस रखता है, बट वहीं रिजल्ट हर एग्जाम के लिए। तो बिल्कुल इसी फॉर्मूला पे बेस्ड एक फॉर्मूला है जिसे मैं देना चाहूंगा एज अ होमवर्क, और वो कौन सा है? कोसेक एक्स dx। अगर हो सके तो आप प्लीज सोचना, मैं रिजल्ट बता देता हूं। ये जो है ये इक्वल होगा ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो बताइए इसे इंटीग्रेट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कैसे हम इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे? तो बस सर इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, है ना। इसमें आप अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हो किससे? कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो आपका काम बन जाएगा और आप बहुत आसानी से इसे इंटीग्रेट कर पाओगे, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिख जाएगा, और जैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर दिखा तो ln डिनोमिनेटर हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? आसान है ये, देखो। तो ओवरऑल अब हमने क्या जाना? ऑलरेडी साइन एक्स का इंटीग्रल मालूम था, कॉस एक्स का इंटीग्रल मालूम था, और अभी बचे 4 फंक्शन का इंटीग्रल हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से जान लिया। ठीक है, तो आप इन सभी का एक लिस्ट बनाते हैं और आज के बाद इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, पहला साइन एक्स का सर इंटीग्रल मालूम है, बार बार इस लिस्ट को अपने सामने लाइएगा, रखिएगा, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस देगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दूसरा सर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स आ गया। तो कहने का मतलब ये दोनों तो बेसिक से आ गया, ये दोनों बेसिक से आ गया। कैसे? एंटी डेरिवेटिव वाले फॉर्मूला से कि सर हमें इसका डेरिवेटिव मालूम था इसीलिए इसका इंटीग्रल मालूम हो गया। लेकिन अभी अभी 3 मतलब 4 और पता चला है, और वो पता चला है किससे? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। तो ln मतलब tan x का इंटीग्रल हो गया ln cos x प्लस सी, याद रखना होगा, और माइनस होता है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद अगर आप cot x की बात करो तो cot x के डिनोमिनेटर में sin x होता है, इसलिए मैंने याद रखा है ऐसे कि हो गया ln sin x प्लस सी।
अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं सेक एक्स का, जो कि अभी अभी हमने आपको प्रूफ करके दिखाया, तो सेक एक्स का इंटीग्रल हो जाता है ln सेक एक्स प्लस tan एक्स। क्यों सर? क्योंकि सेक एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे ही प्रूफ होता है। और 6 और लास्ट फॉर्मूला कोसेक एक्स का इंटीग्रल जो हो जाएगा वो हो जाएगा ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। क्यों? क्योंकि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो ये चार फॉर्मूला जो हो गया, ये हो गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, है ना। और इसका जो प्रूफ हो गया इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, प्लीज ध्यान में रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में ये फॉर्मूला दिख जाते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद करना एक काम, कभी कभी फुर्सत मिले तो इसे प्रूव करके भी देखना एक जरूरी काम, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक बन जाने वाले। क्योंकि अब आइए देखते हैं कुछ और। तो टोटल 6 फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन मालूम था, 6 फंक्शन का इंटीग्रेशन मालूम हो गया, जो कि बेसिक से तो पहले 2 ही पता था, लेकिन 4 सब्स्टिट्यूशन की वजह से आ पाया है। इसको लॉक किया जाए और अब आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जैसे देखिए, डराने के लिए कितना खूंखार। तो बस आप ये सोचो कि किसको टी एज्यूम किया जाए, है ना, कि उसका डेरिवेटिव मेरे को दिखाई दे। अगर मैं किसी को टी मानूं तो उसका डेरिवेटिव दिखाई दे, और डेरिवेटिव दिखने के साथ साथ प्रॉब्लम इजीली इंटीग्रेट भी हो जाए। तो हर बच्चा बच्चा इस बातों से सहमत हो जाएगा कि सर ये जो है ना, ये यही है अजीब, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट जो है, पावर जो है, डिग्री है, वो 2025 दे रखा है। तो क्यों ना इसे टी एज्यूम किया जाए। तो इसे टी जैसे ही एज्यूम किया जाएगा तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 7x-4। तो इसे फिलहाल डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। तो डी टी अपॉन डी एक्स जो हो गया वो आ चुका है 3x² प्लस 6x प्लस 7। देखिए साफ साफ आपको यहाँ दिख गया, यानी कि सर एक लाइन में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मन की आंखों से भी। अब इस पे आप इतना प्रैक्टिस करो कि किसी भी प्रॉब्लम को देखते ही खट से आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए, कि प्रॉब्लम को देखते ही आइडिया क्लिक हो जाना चाहिए। तो सर इस पूरे के जगह पे हम डी टी लिख सकते हैं और इसके जगह पे टी लिख सकते हैं। और ये देखिए, ये इतना प्यारा प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इसे फ्रेम करके रखा गया था, सेट करके रखा गया था। इसको देखते ही आप आंसर बोल दोगे कि सर ये हो गया टी टू द पावर 2026 अपॉन टी टू द पावर 20,000 प्लस सी, मतलब 2026, राइट। तो बहुत आसान से टी के जगह पे वापस से एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 4x माइनस सॉरी प्लस 7x माइनस 4 पुट किया, और इसका डिग्री 2026 एंड डिनोमिनेटर में भी ये, और प्लस सी, फाइनल आंसर। सीख रहे हैं कितना आसान है, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं, बस आइडिया। अच्छा, होगा क्या घर पे जब आप इसके प्रॉब्लम को बनाओगे, तो प्रॉब्लम में हो सकता है आपका काम नहीं बने, तो कुछ बेवकूफ बच्चे इसे टी मानेंगे, इसे टी मानने पे काम नहीं बने तो फिर इसे टी मानेंगे, तो पक्का काम बन ही जाएगा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो फिर घबरा मत जाना कि नहीं नहीं सर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहे हैं, एक बार इसे मान के देखते हैं, काम बना ठीक है, नहीं तो फिर इसे मान के देखते हैं। तो हमेशा आपके पास क्या करना है ये आइडिया जरूर होना चाहिए। अगले प्रॉब्लम पे चलेंगे, और यहाँ भी आपको बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है कि बस इस डिनोमिनेटर वाले को टी मानो, फट से उसका डेरिवेटिव देख। लेकिन सर कुछ कांस्टेंट भी आ गए, मैं बोला कांस्टेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट तो वैसे ही इंटीग्रेट में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो बाहर भागता है। तो अगर हम कुछ पलों के लिए इस डिनोमिनेटर को 24 प्लस एक्स टू द पावर 25 को टी मानते हैं, तो डी टी अपॉन डी एक्स जो है वो दिख जाएगा 0 प्लस 25 एक्स टू द पावर 24। बस मुझे ये 24 दिखना चाहिए एक्स का डिग्री, जो कि दिख गया। तो यहां से सर हम लोग लिख सकते हैं इस 25 को एलएचएस में बुला लिया लो, ताकि इधर साफ साफ एक्स टू द पावर 24 इंटू डी एक्स दिखे, ताकि मैं इसके जगह पे डी टी लिख पाऊं, डी टी अपॉन 25 दिखा प्रॉब्लम में आपको। तो इसके जगह पे मैं डी टी अपॉन 25, और 25 तो कांस्टेंट है इसलिए हमने 1 अपॉन 25 बाहर कर दिया, और यहाँ पे बन चुका है टी टू द पावर 10। अब इसे इंटीग्रेट हर बच्चा बच्चा कर लेगा, क्यों? क्योंकि ये दिख रहा होगा टी टू द पावर -10 प्लस 1 हो जाता है, डिवाइडेड बाई -10 प्लस 1 प्लस सी। सिंप्लीफाई किया जाए तो 1 अपॉन 25 इंटू टी टू द पावर -9 अपॉन -9 प्लस सी,
और इस t के जगह पे वापस से ये रखना ना भूलें, और आंसर जिस फॉर्म में दे रखा है उस फॉर्म तक इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ऐसे ही मैं मानूंगा कि डन हो गया। क्या आप मानते हो कि ये प्रॉब्लम डन हो गया? बिल्कुल, इतना आसान, ठीक है। और लेवल अप किया जाएगा, धीरे 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 प्रॉब्लम को और बढ़ाएंगे। और आइए चलते हैं अगले बातों पे, जैसे कि ये देखिए, अब इसमें कुछ बच्चों को ये आइडिया लगाना कि सर किसे टी मान, मैं बोलूंगा कि भैया जिसे भी टी मान रहे हो ना उसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दिखना चाहिए। तो बोलोगे सर अगर x कॉमन ले लें तो ये प्रॉब्लम ठीक ठाक दिखेगा, x कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस लॉग एक्स बचता है। अच्छा, अब 1 प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव ना 1 अपॉन एक्स होता है, और 1 अपॉन एक्स दिख रहा है, तो क्यों ना बस इसके जगह पे इसे t रखा जाए, x प्लस को नहीं 1 प्लस लॉग एक्स को t एज्यूम किया जाए। तो जैसे ही log x को t एज्यूम करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और यहां से dt इज इक्वल लिख लेंगे dx अपॉन एक्स। तो ये जो dx अपॉन एक्स है ना, ये इस पूरे की जगह पे सर dt हो गया है ना, और नीचे में t हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ln t प्लस सी, और वापस से t के जगह पे हम लोग रख लेंगे 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी इज द फाइनल आंसर। तो दिखने में खूंखार होगा बट बहुत डिफिकल्ट नहीं हो सकता अगर आप चीजों को बहुत ही ढंग से बहुत ही बारीकी से देखते हो, और जो बेसिक फॉर्मूला। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, क्या आप ये देख पा रहे हो? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव का ही उतना रोल हो रहा है कि हमने जैसे ही किसी को टी माना लगे हाथ डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला एक साथ आपके दिमाग में चलना चाहिए, एंड उसके साथ साथ इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो इसका तो रहना ही है। तो मतलब 99% जनता इसलिए भागता है, इसलिए डरता है इस चैप्टर से, क्योंकि उसे इंटीग्रल का फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे बच्चे को तो इंटीग्रल का फॉर्मूला याद हो ही जाता है। तो अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको किसी भी हाल में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद कर लेना है। पहले तो लिस्ट बना लिया कि हाँ सर ये याद करना है ना, और अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं जरूर लिस्ट आपको दे दूंगा। और वो लिस्ट जब बन गया कि याद क्या रखना है, तो उसी को धीरे 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 हर दिन कुछ कुछ याद करते चले। और याद हो पाया है नहीं हो पाया, उसका सबसे अच्छा तरीका, पेपर उठाओ, पेन उठाओ, लिखने की कोशिश करो, देखो कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, जो गलत हुआ उसको फिर से याद कर, या उसको ध्यान रखेंगे कि यही वो फॉर्मूला है जो मुझे याद नहीं होता, तो उसको जरूर याद करें, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिसको ध्यान रखना बहुत जरूरी। अब और कुछ लेवल अप करते हैं इस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत प्यारा सवाल, 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 7। अब मजे की बात है, यहां आप किसी को टी मानोगे ना उसका डेरिवेटिव नहीं दिखेगा, और दिखेगा भी तो ये 1 माइनस के साथ। तो यहाँ पे जो मैनिपुलेशन हम लोग यूज करने वाले हैं उसे आप ध्यान से एक बार देखें। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, इसमें अपने मन से x टू द पावर 7 ऐड कर रहा हूं। मैंने जैसे ही अपने मन से x टू द पावर 7 ऐड किया तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना चाहिए, यस और नो? अच्छा, क्यों ऐड किया? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 दिख रहा है, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऑलरेडी एक है हमारे पास, है ना। तो अब मैं यहां से ऐसा लिखने के बाद मैं दोनों डिनोमिनेटर को स्प्लिट भी कर दूंगा, और इसके डिनोमिनेटर में लिखूंगा x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 7, और इसके भी डिनोमिनेटर में x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 7, और इसे हमें इंटीग्रेट करना है, जिसमें आप ये देखिए कि ये इससे कैंसिल हो गया और ये x से ये कैंसिल होकर के 6 बन गया, देख पाए? तो अब हमारा प्रॉब्लम बन चुका है 1 अपॉन एक्स के साथ साथ ये बन चुका है 2 एक्स टू द पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 7। कहोगे सर ये तो डन हो गया पहला वाला, लेकिन दूसरा वाला में नीचे वाले का डेरिवेटिव का रूप दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली नहीं है बट हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। तो मैं इसे दो अलग अलग इंटीग्रल में देख पा रहा हूं, एक इंटीग्रल मैंने ये देखा और एक इंटीग्रल में 2 कांस्टेंट है मैंने बाहर फेंक दिया, और x टू द पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 dx देख लिया। अब इसे सॉल्व करने के लिए मुझे वापस से इसे t एज्यूम कर लेना चाहिए, और ये t बेसिक है, धीरे धीरे आप अचानक से अपने मन में ही करने लग जाओगे इसे। 7x टू द पावर 6 आ गया, यानी कि dt अपॉन 7 जो है
वो x⁶ इंटू डी एक्स है। अब यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रल तो ln x हो गया है और इसका इंटीग्रल में 2/7 हमने बाहर कर दिया और dt/t कर दिया। अब देखिए अगले ही लाइन में ये फाइनली इंटीग्रेट हो गया और इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया -2/7 ln t प्लस सी, और t की जगह पे वापस से रखना नहीं भूलेंगे क्योंकि t तो हमने माना था। 2/7 ln 1 + x⁷ प्लस c इज द फाइनल आंसर। समझ पाए? तो अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल था क्योंकि इसमें बेसिक मैनिपुलेशन भी है एंड उसके साथ साथ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का भी यूज हो रहा है। गुड क्वेश्चन की स्टडी में इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए अगर आपने इसमें कुछ सीखा तो धीरे 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 लेवल अप कर रहा हूं, तो कुछ और हल्का सा लेवल अप किया जाए और एक दो और प्रॉब्लम पे नजर डाला जाए। जैसे कि ये देखिए sin x माइनस cos x। अब प्रॉब्लम ये है कि सर अगर मैं नीचे वाले फंक्शन को ना, पहले प्रॉब्लम समझिए। अगर सर मोस्टली तो यही चल रहा है कि आप नीचे वाले फंक्शन को t मान लेते हो, तो अगर मैं नीचे वाले फंक्शन को t मानती हूं तो यहां पे मुझे cos x प्लस sin x दिख रहा है, यानी सर ऊपर में cos x प्लस sin x क्रिएट हो गया। यस और नो? cos x प्लस sin x क्रिएट हो चुका है, तो ऊपर में है सिर्फ हमारे पास क्या, sin x। तो इसमें जो दिमाग लगाना है वो आप समझिए कि cos x तो मतलब sin x के बारे में अगर मैं बात करूं तो sin x तो बहुत है, तो क्यों ना इसमें एक बार cos x ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ साइन भी चाहिए हर वक्त। तो साइन तो हम जितना चाहें उतना बना सकते हैं। अगर मुझे 2 साइन चाहिए तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, देखिए ऊपर 2 sin x बन गया। तो अब 1/2 को अलग रखते हैं और इस sin x की जगह पे sin x प्लस cos x किया, अपने मन से प्लस cos x किया, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे हमने ये किया तो अब फिर मैं sin x माइनस cos x भी कर दिया, अब बैलेंस्ड है। एंड डिनोमिनेटर में, दोनों के डिनोमिनेटर में से sin x माइनस cos x है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में sin x माइनस cos x देखिए, इसीलिए मैंने साइन को डबल कर दिया ताकि ये कैंसिल हो जाए और ये बन जाए नीचे वाले का डेरिवेटिव, है ना? क्योंकि यहां से आप देख पा रहे होंगे तो dt इज इक्वल sin x प्लस cos x जो है वो dt इज इक्वल sin x प्लस cos x इंटू dx के इक्वल है, और यहाँ पे dx है ही है, दोनों को अलग अलग अगर इंटीग्रेट किया जाए तो ये भी dx और ये भी dx। तो मैं बहुत आराम से 1/2 दोनों के मल्टीप्लीकेशन में ऑलवेज रिमेंबर ऊपर लिख दूंगा dt, नीचे लिख दूंगा t, और ये बना चुका है सिंपल dx, है ना? तो इसका इंटीग्रल हो गया 1/2 ln t, और इसका इंटीग्रल हो चुका है क्या चीज, प्लस x, और ये 1/2 का मल्टीप्लीकेशन दोनों में है, और वापस से t की जगह पे हमने जो रखा था वो रखा था sin x माइनस cos x प्लस x, और 1/2 में दोनों से मल्टीप्लीकेशन है, प्लस c इज द फाइनल आंसर। समझ पाए? क्या बहुत डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस हल्का हल्का चीजों को संभालना सीखेंगे, है ना, बचाना सीखेंगे कि यहां से ऐसे करेंगे, यहां से ऐसे करेंगे, और ये सब प्रॉब्लम एक कमाल का लर्निंग देगा आपको बाकी किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हालांकि मैं एक और सेशन इस पे लूंगा कि अगर मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे सब्स्टिट्यूशन का, तो वो भी सीखेंगे, लेकिन अभी बेसिक बेसिक सीखना है, बेसिक को संभालना है। बेसिक सीख लिए, बेसिक संभाल लिए, तो कोई भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम का आइडिया, कोर कॉन्सेप्ट तो इन्हीं में छुपा है, इन्हीं छोटे छोटे प्रॉब्लम में छुपा है, और इन्हीं छोटे छोटे प्रॉब्लम को अगर संभालना स्टार्ट कर दिए तो आराम से काम बन जाएगा। ठीक है, और डिफिकल्ट किया जाए, क्या कहते हो? डर तो नहीं लग रहा है? क्या आसान किया जाए बताओ, इजी या डिफिकल्ट? नहीं, मैं हमेशा अपने बच्चों को क्या कहता हूं ना कि अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि इजी दूं या डिफिकल्ट, तो सामने मैं हूं ना, तो आपको मोस्ट डिफिकल्ट होमवर्क इजी दो सर, जब मेरे को होमवर्क बनाना हो तो इजी दो, लेकिन जब सामने आप हो तो डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट से क्या ही डर। तो मैं हूं ना, मैं चीजों को आसान बनाऊंगा, देखते हैं। तो आइए, एक प्यारा सा क्वेश्चन, दिखने में बहुत प्यारा होता है, लेकिन अगर इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो मजा आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर नीचे में tan x है
और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, और ऊपर में सर sec स्क्वायर x दो है, यानी sec स्क्वायर x भी है इंटू sec स्क्वायर x भी है ना। तो इसकी जगह पे तो dt आ जाएगा, लेकिन ये बेचारा बचा रह जाएगा। बोला कि ठीक है भाई, ये अगर बचा रहेगा तो tan x में और sec x में एक रिलेशन भी तो मालूम है, तो क्यों ना मैं tan x को कुछ पलों के लिए t एज्यूम करूं। अगर मैं tan x को t एज्यूम करता हूं तो इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x आ गया, राइट। तो यहां से dt इज इक्वल sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स लिख दूंगा, जैसा कि मैंने बोला था कि इसके जगह पे तो मैं dt लिख दूंगा, ठीक है। ये dt के नाम पे चला गया और ये t के नाम पे चला गया, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ प्रॉब्लम करेगा। तो आप बोलोगे सर हम एक आइडेंटिटीज जानते हैं, और वो क्या है, वो है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल 1, यस और नो। और इसके जगह पे सर अभी अभी आपने t रखा है, तो चलो इसके जगह पे t रख दिया तो ये t स्क्वायर हो गया। तो क्यों ना sec स्क्वायर x के जगह पे हम लोग 1 प्लस टी स्क्वायर छाप दें, तो हमारा प्रॉब्लम का पूरा वेरिएबल t में बदल गया, और जैसे ही t में बदल गया तो इजिली इंटीग्रेट कर लेंगे। अब आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को t वेरिएबल में संभालते हैं। तो इस sec स्क्वायर x की जगह पे मैं t स्क्वायर प्लस 1 लिखना चाहूंगा, और इस sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह पे मैं dt रखना चाहूंगा, और इसके जगह पे मैं रूट t। अब देखिए डिवाइड है तो दोनों को पहले मैं स्प्लिट कर लेता हूं, तो ये बन चुका है टी स्क्वायर अपॉन रूट टी, अलजेब्रिक फंक्शन आ चुका है, और ये बन चुका है 1 अपॉन रूट टी डी टी। तो इसको अगर आप संभालोगे तो ये हो गया 2 माइनस 1 अपॉन 2, यस और नो, और ये बन चुका है t टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 डी टी। अब ये हो गया सिंपल 3/2, 2 माइनस 1/2 3/2, तो इसका इंटीग्रल हो गया 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, और इसका इंटीग्रल हो गया माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब इसको हर बच्चा बच्चा सिंप्लीफाई कर लेगा। 3/2 में अगर 1 ऐड किया जाए तो ये हो चुका है हमारे पास कितना, बता सकते हो, 5/2, और ये 5/2 आ जाएगा यहाँ पे 2/5 बन के, और यहाँ पे ये हमारे पास 1/2, तो 1/2 को मैं लिख दूंगा रूट टी, और ये डिनोमिनेटर में 1/2 बन जाएगा 2 प्लस सी, और वापस से t जो हमने माना था उसके जगह पे मैं ये छाप देता हूं। क्या आप बताओ, बहुत डिफिकल्ट था सवाल? जो प्रॉब्लम था वैसे वैसे आप बनाते तो आपको लगता, लेकिन मैं सिखा रहा हूं, मैं हूं सामने, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना भी प्रॉब्लम दे। और ये हो गया इसका इंटीग्रल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से देखना है, हर सवाल में एक लर्निंग छुपा है, उस लर्निंग को सिर्फ क्लास अटेंड करने से नहीं होगा। जब आप पढ़ लिए तो वापस से उस नोट को रिवाइज करना, वापस से जो आपने लिखा है उसको समझना, क्योंकि रियलिटी ये है कि ये जो भी प्रॉब्लम मैं बना रहा हूं ये मेरे दिमाग से सॉल्व हो रहा है, आप बस देख रहे हो, सुन रहे हो। अगर आप चाहते हो कि इस तरह का प्रॉब्लम आपसे भी बने, तो एक बार फिर से इसे आपको रिवाइज रिकॉल करना चाहिए, एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए कि अच्छा इसके जगह ये किया जा सकता है, इसके जगह ये किया जा सकता है, इसके जगह ये किया जा सकता है, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हर क्लास के बाद एक एक प्रॉब्लम को रिवाइज करना, रिकॉल करना सबसे जरूरी काम है, ठीक है। और अगर आप इतना कर लेते हो तो कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनेंगे, तब भी मैं उसका एक न एक तरीका जरूर बताऊंगा, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चला जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये देखिए, ये काफी अच्छे सवाल है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट लर्निंग भी मैं देना चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट लर्निंग नोट करके लिखना, ये बाकी हर उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज होगा। देख सकते हैं ऊपर में x का डिग्री 4 है, नीचे में x का डिग्री 8 है, तो जब कभी भी ऐसे ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिग्री है वो ऐसे ग्रेटर ग्रेटर हो, बहुत बड़े बड़े नंबर हो, तो मैं सिंपल लिख देता हूं बड़ा बड़ा डिग्री अगर आपको दिखाई दे, ठीक है, तो सबसे बड़ा डिग्री कॉमन ले लीजिए, ठीक है। डिग्री कॉमन लेने से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, हमेशा कॉमन लेना चाहिए।
अब ध्यान से देखिएगा कि हमने बोल क्या दिया। पहले तो 8 डिग्री दिखा, 4 डिग्री दिखा, तो अब मैं ऊपर से भी क्या करूंगा, x टू द पावर 8 है ना टॉप डिग्री, मैंने कॉमन ले लिया, और नीचे से भी x टू द पावर 8 मैंने कॉमन ले लिया। तो पहले ऊपर को संभालो, अगर x टू द पावर 8 हमने कॉमन ले लिया तो यहां 3x टू द पावर -4 बचा, यस और नो। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां 4x टू द पावर -5 बचा। संभाल पाए? जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से ऊपर मिल जाएगा, और dx है ही। एंड नीचे में अगर हमने इसके अंदर से x टू द पावर 8 कॉमन निकाल लिया तो ये बन चुका है सिंपल 1, क्योंकि इसका स्क्वायर है, पहले स्क्वायर होगा फिर बाहर जाएगा। और ये x है तो ये बन चुका है x टू द पावर -3, यस और नो। और ये बन चुका है x टू द पावर -4 का स्क्वायर। ये बात समझे तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। पक्का? बहुत अच्छी बात। अब इतना करने से आपने बोला सर एक नोट बताया, इस नोट से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कहाँ सॉल्व हुआ? मैंने बोला अब ये देखिए, ये हमने कॉमन इसलिए निकाला ताकि मैं कैंसिल कर पाऊं। और अब हमारे पास जो प्रॉब्लम का रूप बना है 3x टू द पावर -4 प्लस 4x टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x टू द पावर -3 प्लस x टू द पावर -4 का स्क्वायर। अब सर मन तो एक ही है कि इस डिनोमिनेटर में ये जो बैठा है ना, इसको t मान के देखते हैं। तो अगर इसको t मानेंगे तो आप देखो आपको उसका डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया? एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कि जैसे मैंने इसे t माना 1 प्लस एक्स टू द पावर -3 प्लस एक्स टू द पावर -4, तो अब इसे इंटीग्रेट किया जाएगा तो dt अपॉन dx इज इक्वल 0 हो जाएगा। और ये देखिए -3 बाहर चला गया, x टू द पावर n-1 यानी कि -3 -1, और ये हो चुका है -4 x टू द पावर -4 -1। ओवरऑल क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये बन चुका है -3 x टू द पावर -4, और ऊपर में चमक रहा है, दिखा, प्लस -4 x टू द पावर -5। माइनस का ही तो चक्कर है सर, माइनस कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेकर के LHS में ले जाते हैं और यहाँ पे dx लिख देते हैं। वाओ, यानी पूरा प्रॉब्लम सेट किया हुआ था। तो इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे -dt और यहाँ पे t², और t² का इंटीग्रल तो आपको मालूम ही है, -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 + c। ठीक है, तो ओवरऑल आ चुका है ये -t टू द पावर -1 अपॉन -1, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस c, यानी कि 1/t + c, और t तो हमने माना था, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1/1 प्लस x टू द पावर -3 प्लस x टू द पावर -4 प्लस c। आई बात समझ में? तो ऐसे ऐसे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, और इन सभी प्रॉब्लम का एक ही कोर कॉन्सेप्ट, एक ही की कॉन्सेप्ट, कि बस कॉमन लो काम बन जाए, कॉमन लो काम बन जाए। ठीक है, मजा आया? चलो।